नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बदायूं में भीषण सड़क हादसा, बसों के आमने सामने टक्कर, 3 की मौत, 12 घायल, 4 की हालत गंभीर। बारात से लौट रही बस हादसे का शिकार, जांच शुरू। पाकिस्तान की अफगान सीमा पर एयर स्ट्राइक, टीटीपी ठिकानों पर कार्यवाही का दावा। नागरिक हताहत की खबर, हमलों के बाद दोनों देशों में बढ़ा तनाव। आदर्श नगर में मकान में भीषण आग, 11 लोग घायल, स्कूटी बैटरी फटने से फैली आग, हड़कंप मचा। सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी, नुकसान का आकलन जारी। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया का बयान, 9 मार्च तक इस यात्रा का फेज 1 होगा। सीएम हिमंत के नेतृत्व में शुरू होगी यात्रा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत, पूरे प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई। परिवार को मिल रही धमकी से पूरा परिवार दहशत में। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रविवार को एक मकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी की माने तो आग की शुरुआत स्कूटी की चार्जिंग बैटरी के ओवरहीट होकर फटने की वजह से हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। घटना के समय घर में मौजूद लोग आग की चपेट में आ गए, जिसमें 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। आग से हुई क्षति और नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जबकि दमकल विभाग ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी की बैटरी चार्जिंग पर लगी थी, जो ओवरहीट होकर फट गई और आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घटना के समय घर में मौजूद लोग आग की चपेट में आ गए, जिससे 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बैटरी चार्जिंग पे लगा रखी थी स्कूटी, जब वो ओवर हीटिंग हो गई तो उसमें धमाका हुआ और जो उससे आग निकली। नीचे इनका शीशे का कारोबार भी इन्होंने पार्किंग में चला रखा था, उससे आग और बढ़ गई थी, जो पूरे बिल्डिंग में फैल गई थी। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं और बाहर जो पब्लिक खड़ी थी, जब वो धमाका हुआ तो जो ये कांच टूट के निकले और आम पब्लिक के भी लगे हैं। वो बैटरी का था या कुछ और? सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर पार्किंग में था या ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था, इसकी जानकारी नहीं। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और भाजपा ने एक जन आशीर्वाद यात्रा की योजना बनाई है। 28 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी। 9 मार्च तक इस यात्रा का फेज 1 होगा। पिछले 2 कार्यकाल में भाजपा एनडीए सरकार ने जो असम के लोगों के लिए काम किया है, उसके बारे में बताने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए हमने इस यात्रा की योजना बनाई है, कहते हुए नजर आए हैं दिलीप सैकिया। उनका पूरा बयान सुनिए। यात्रा के प्रमुख के रूप में, संयोजक के रूप में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल जी रहेंगे। साथ में प्रदेश महामंत्री मनोज बर्मन और हमारे ही एक वरिष्ठ कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा जी यात्रा का वो देखभाल करेंगे पूरे यात्रा का। कुल मिलाकर के जो हमने पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने असम के लोगों के लिए हमने जितना करा काम, असम के समृद्धि, असम की सुरक्षा के लिए, और आगामी 2026 विधानसभा में जनता का प्यार, जनता का समर्थन और विशेष करके जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए हम ये यात्रा का हमने परिकल्पना किया है। और कुल मिलाकर के डेली कम से कम 1 लाख लोग उस यात्रा के समय में हमको आशीर्वाद देने के लिए हम 1 लाख लोगों तक पहुंचेंगे। और साथ में मिनिमम 4 विधानसभा हम उस एक दिन का यात्रा में कवर। बदायूं के उझानी क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बरेली मथुरा हाईवे पर रोडवेज बस और निजी बस के आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कासगंज के इशेपुर निवासी योगेश, सलेमपुर निवासी सोनू और उझानी के कचला वार्ड नंबर 5 निवासी किशन की मौके पर ही जान चली गई। बस शाहजहांपुर से बारात लेकर लौट रही थी।
हादसे में जीतू, वासु, सुरेश, मुरारी लाल, तकरीबन 12 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को बरेली रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और घटना की जांच जारी है। हादसा बता रही, जब रास्ते में आ रहे थे तो अचानक ब्रेक मारे थे उस साहनी ने, तो ये आगे कुछ का ध्यान नहीं है मेरा, नाक लगी उसमें सीट में जाके, तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। तो बारात कहाँ से आ रही थी? बारात आ रही इधर से 12 कलाने से। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? बामन नगला। किसकी शादी थी आपकी? चाचा की। चाचा के बेटे की? नहीं, चाचा की। अच्छा, हाँ। शादी कल थी? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? जीतू। कितने लोग खत्म हो गए आपके, पता चला कुछ? इस मुझे तो नहीं पता है। अच्छा, कितने लोग थे बस में सवार? बस में तो कम से कम काफी लोग हैं। अच्छा, हाँ। तो रोडवेज बस में और प्राइवेट बस में हुई है इस साइड? हाँ। और मुझे याद रही वाकई उसके बाद में। हमारे भाई की शादी 12 कला से हो रही थी, कासगंज से बारात गई थी और वापसी सुबह 4 सवा 4 बजे चली और 5:20 पर उजानी के बीच में हादसा हो गया। क्या क्या कौन कौन लोग एक्सपायर हुए, किस तरीके से हादसा हुआ? हादसा आमने सामने टक्कर हुई और 3 लोग खत्म हो एक्सपायर हो चुके हैं, 8 लोग घायल हैं अभी। कैसे सुबह तड़के हादसा किस तरीके से हो गया, क्या क्या घटना हुई थी? घटना क्या आमने सामने ही हो गई बराबर से। क्रॉस कर रहे थे क्या? नहीं, साइड से जा रही थी, अपनी साइड ही गाड़ी। हाँ, इसलिए। तो रोडवेज कहाँ से आ रही थी? रोड दिल्ली से आ रही थी। और आपकी बस? हमारी बस बदायूं से आ रही थी। कासगंज की तरफ जा रही थी। हाँ, कितने लोग बस में सवार थे? लगभग बस में 80 लोग बैठते। अच्छा, हाँ, छोटे बड़े सब। कौन कौन उसमें मृतक हो गया है? मृतक एक हमारा मेरा भाई है, एक हमारी बहन का जेठौत है, एक हमारा भतीजा है। अच्छा, हाँ। 3 लोग खत्म हो गए। हाँ, 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। कितने लोग घायल हैं? 8 लोग घायल हैं, 8-10 लोग बरेली रेफर करते हैं। बरेली पहुंचा दिए, कुछ ज़्यादा गंभीर हालत है लोगों की। आज दिनांक 22 फरवरी को थाना उजानी के अंतर्गत एक रोडवेज बस और प्राइवेट बस में आमने सामने टक्कर हुई, जिससे प्राइवेट बस में बैठे यात्रियों में से 8 लोग घायल हुए, जिनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, अन्य उपचाराधीन है। दोनों बसों के चालकों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों बस चालक भी घायल हैं, जो कि उपचाराधीन है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब गहराता जा रहा है। एक ओर जहां सीबीआई की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिवार को मिल रही धमकियों से पूरा परिवार दहशत में है। देखिए पटना से हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव की ये रिपोर्ट। नीट छात्रा मौत का मामला अब सीबीआई के हाथ में है। मामले की जांच सीबीआई कई बिंदुओं पर कर रही है, ताकि इस विवाद की सच्चाई से पर्दा उठ पाए। सीबीआई की टीम नीट छात्रा के जहानाबाद पैतृक घर पहुंची, जहां उसके पिता और भाई से घंटों पूछताछ की गई और उसके भाई के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। मगर इन सबके बीच दूसरी बार परिवार को धमकी भरा पत्र भी मिल रहा है कि अभी तो लड़की मरी है, अगली बार लड़के की बारी है। अभी आई थी जी, चली गई जी। कितने लोग थे? 5 या 6 आदमी थे। तो क्या क्या इसमें आज क्या हुआ? अब तो सीबीआई आए, कुछ पेपर वगैरह पर सिग्नेचर करवाए, सो मोबाइल वगैरह ले गए थे। मोबाइल ले गए? कहाँ से मिला मोबाइल? मोबाइल रखा हुआ था मखदूमपुर में बनाने के लिए दिया गया था, वहीं से मोबाइल लेके गए, चले गए। ठीक है, अभी गए। अच्छा, कितने बार आई? कौन सी टीम थी? सीबीआई वाला टीम थे। कब आई थी? आए थे करीब 2:30-3 बजे। दूसरी बात है? दूसरी बार, बिल्कुल दूसरी बार। कितना घंटा रही यहाँ पे? कितना घंटा पूछताछ? 4-5 घंटा रहे हुए। 4-5 घंटा। क्या क्या पूछताछ में क्या? पूछताछ कुछ नहीं हुई। वो अपना उनका जो उनका कार्यशैली जो है, कागजी कार्यशैली का वो अपना संपन्न किए और उसी के तहत अपना ले गए, सब सील बंद करके लिफाफा वगैरह में। वो एक छोटू नाम का आदमी है, वो मेरा दुकान पर आए हैं, मोबाइल दिए और बोले कि कोई आवेगा उसको मोबाइल दे देना। कब दिया था? अभी तो टाइमिंग तो ना पता है, लगभग नहीं, अभी 10 मिनट पहले दिए हैं। 10-15। हाँ सर। क्या बोला था? बोला था कि मोबाइल देते हैं, कोई आता है तो उसको तुम दे देना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई आएगा स्कॉर्पियो से, अब बोले कि लाओ मोबाइल, तो उसको उनको मोबाइल दिए और वो बोले कि किसका मोबाइल है,
तो हम उनको ये सब बताएं कि छोटू नाम का आदमी है, वही छोटू कहाँ का कौन? वीआईपी कॉलोनी का है। तुम उसको जानते थे? नहीं, उसको हम जानते नहीं, बाकी चिनते हैं। जो तुमको मोबाइल दिया, छोटू बता रहे हो ना? हाँ सर। तो उसने क्या बोला था? मोबाइल दिया था तुमको? क्या कब मोबाइल दिया था? अभी 10 मिनट पहले, आधा 15 मिनट पहले वो लड़का तुमको मोबाइल देके गया? हाँ। तुम उसको जानते हो? नहीं, उसको जानते नहीं, उसको चिनते हैं। छोटू क्या नाम? छोटू नाम है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आए कोई आदमी आए 4 व्हीलर से। कितने लोग थे? शायद 5, 6, 7, 10 वो हुए। अच्छा, तो बोले कि लाओ मोबाइल लाओ, तो उनको मोबाइल दिए। फिर उसके बाद हमको से पूछे कौन दिया है मोबाइल, तो उनको हम ये सब बताएं कि आदमी आए थे, बोले कि मोबाइल लो, और उनको फिर दे दिया। तो फिर तुमने मोबाइल क्यों लिया? तो तुम मोबाइल बनाते हो? नहीं सर, हम मेरा कोई गुमटी है। मोबाइल तो शायद नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ शायद न हम देखे नहीं है। तुमने देखा नहीं कि मोबाइल चालू है? नहीं, कुछ नहीं, ये भी नहीं हम देखे कौन कंपनी का है। तो मोबाइल इनको तुम दे दिए थे साथों से? हाँ, वो उनको हम दे दिए। इन्होंने कुछ बताया तुमको क्या, क्यों आए हैं, कौन है ये लोग? ये सब ने कुछ नहीं हमको बताया। तुम्हारा क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। तुम्हारा कहाँ घर हुआ? मुझसे। पटना में नीट छात्रा का मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। 11 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा की मौत को अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी जांच जारी है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा गर्म है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई कर रही है, मगर विपक्ष सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े करता है और कहता है कि सीबीआई भी तो इशारे पर ही काम करती है। वहीं बीजेपी कहती है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है और अपना काम बाखूबी कर रही है। मौत के मामले में कई दिन बीत गए, सीबीआई को हाथ में दे दिया गया केस, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं देखने को मिल रहा है। मैं सीधे आपको जवाब देता हूं, आज सदन में गृह विभाग पर चर्चा है और मजबूती के साथ वो सवाल आज उठाएंगे। क्या लग रहा है सीबीआई पे भरोसा है? क्या न्याय दिला पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तौर पर दफन कर रही है। मामले को सीबीआई लगातार जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं निकल कर आया। सीबीआई जब जांच कर रही है तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। सीबीआई इस देश का सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी है और जब वो किसी मामले पर जांच कर रही है तो उसमें प्रतीक्षा करना चाहिए, जांच रिपोर्ट का प्रतीक्षा करना चाहिए। हाय तौबा मचाने से तो जांच प्रभावित होगा ना, इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उनके परिजन पे विश्वास नहीं है सीबीआई पे लगातार। अब उन्हीं के परिजन के कहने पर सरकार ने सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन किया और आज सवाल उठा रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है, जबकि इस देश का सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी सीबीआई है, जिस पर सबका भरोसा है और जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा तो घर से निकली थी नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनने के लिए, मगर उसे क्या पता था कि उसकी अस्मिता के साथ इतना बड़ा खेल हो जाएगा और उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर इस नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलता है तो देश की लड़कियां अपने घर से बाहर रहकर कंपटीशन की तैयारी करना शायद संभव ना समझे। बिहार में जहानाबाद की एक छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी हॉस्टल में मौत हो जाती है। मामला बिहार पुलिस तक पहुंचता है, फिर एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करती है और अंत में यह पूरा जांच सीबीआई को दे दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा सीबीआई को यह केस दिया हुआ हो गया है, जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक जांच किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। तो आखिर इसे फिर क्या माना जाए? पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की सेना ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी सेना का दावा यह है कि ये कार्यवाही तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 ठिकानों को निशाना बनाकर की गई है, जिसे हालिया आत्मघाती हमलों के जवाब में इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन बताया गया है। इस्लामाबाद का कहना है कि हमलों की साजिश अफगान जमीन से संचालित नेटवर्क द्वारा की जा रही थी। वहीं अफगान मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नांगरहार और पक्तिका प्रांत में हुए हमलों में नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं एक परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े स्पष्ट नहीं है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाब देने की चेतावनी दी है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में हुए कुछ आत्मघाती हमलों, जिनमें बन्नू, बाजौर, इस्लामाबाद की शिया मस्जिद पर हमले शामिल हैं, इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान सरकार पर आरोप लगाता आ रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान से संचालित हो रहा है, जबकि तालिबान इन आरोपों से इनकार करता रहा है।
मैथिली ठाकुर ने सदन में लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कह दिया। इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि देखिए, उनके ज्ञान बहुत कम है, कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में किसी पार्टी में उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो कलाकार भी हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी के इंसान के तौर पे देखा जाए तो है और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होती। गया में स्थित गोदावरी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में संतोष सुमन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य और देश के मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताएं साफ कर दी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता, अखंडता और गौरव से जुड़े विषयों पर जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सुनिए। यहाँ पर आए हैं आज हम लोग पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और जिस तरह से आप देख रहे हो कि देश स्तर पर AI समिट हुआ जिससे कई एक देश यहाँ पर आए और एक भारत हमारा वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है और बहुत सारे निवेश का प्रस्ताव भी आया। करीब 24 लाख करोड़ से कहीं ज़्यादा प्रस्ताव आए हैं और हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे और भी साइंस टेक्नोलॉजी। और फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए। दुनिया के वैश्विक मंच पर हमारी एक धाक जमी है। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से इस इतने बड़े वैश्विक मंच पर जो हमारी साख बनी है उसको ख़राब करने के लिए उन लोगों ने जो कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से भारत विरोधी नारे लगाया, भारत विरोधी उन्होंने बात की, इससे कहीं लगता है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है, अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी मानती है, अब देशभक्ति का जो उनके अंदर जो एक कहती है कि हम देश आज़ाद करने में हमारी भूमिका रही है, अब भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल गई है। राहुल गांधी जी को आप देखेंगे कि कहीं भी जाते हैं वैश्विक मंच पर, जब उनको मौका मिलता है दूसरे देशों में तो भारत के खिलाफ जितने भी आग उगलना है उगलते हैं। मेरा कहना है कि आप राजनीति करते हैं, लोकतंत्र है, आपको आज़ादी है और आप देश के अंदर रह करके अपनी नीतियों के खिलाफ सरकार को आईना दिखा सकते हैं, विपक्ष के आप नेता हैं। लेकिन जहां तक देश की अस्मिता, अखंडता और देश का गौरव की बात हो तो वहां पर आप इस तरह की बात करते हैं, इससे लगता है कि आप देशद्रोही हैं। बस्ती में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित कानून पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह कानून वापस लेना होगा और उनके धर्माचार्य रहते इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। रामभद्राचार्य ने सवाल उठाया कि यूजीसी की जरूरत क्या है और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार को सामाजिक तनाव से बचना है तो इस कानून पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेना चाहिए। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहाँ? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं।
मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्यवाही में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के समर्थन से भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। 6 आरोपियों को तमिलनाडु और 2 को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। पुलिस की माने तो संदिग्ध फर्जी आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाकर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के पक्ष में कंटेंट साझा कर रहे थे। उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच फिलहाल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कई शहरों की रेकी की थी और दिल्ली में फ्री कश्मीर पोस्टर भी लगाए थे। सभी आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और मामले की गहन जांच की जा रही है। गंदेरबल के सफापोरा इलाके में मिले ड्रोन फुटेज में सुरक्षा बल उस स्थान पर तैनात नजर आए जहां एक आईईडी का पता लगाया गया था। बम निरोधक दस्ते ने समय रहते विस्फोटक को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका। कार्यवाही के दौरान एहतियातन बांदीपुरा श्रीनगर अल्टरनेट रोड पर यातायात अस्थायी रूप से रोका गया था, जिससे क्षेत्र की पूरी तरह से जांच और क्लियरेंस के बाद फिर से सुचारू कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 21 फरवरी की सुबह नॉर्थ अरब सागर में द्वारका से करीब 115 नॉटिकल मील पश्चिम भारतीय EEZ के भीतर एक संदिग्ध विदेशी नाव को पकड़ा है। कोस्ट गार्ड रीजन की पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध मूवमेंट देखने पर शिप ने नाव को रोका, जो IMBL की ओर भागने की कोशिश कर रही थी। अल मुख्तार नाम से पहचानी गई इस नाव पर सवार 4 क्रू सदस्य ईरानी नागरिक पाए गए, जो वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। तलाशी में जहाज के होल्ड से लगभग 1 लाख सिगरेट पैकेट वाले 200 कार्टन बरामद हुए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2.5 से 5 करोड़ रुपए आकी गई है। साथ ही एक प्रतिबंधित थुराया सेट और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। नाव को आगे की जांच के लिए पोरबंदर लेकर जाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 फरवरी को गुजरात ATS के साथ संयुक्त अभियान में 203 किलोग्राम संदिग्ध नशीले पदार्थ के साथ एक स्पीड बोट पकड़ी गई थी। मामले में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर आगे की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने GMDC कन्वेंशन हॉल में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान नितिन नबीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलवाद का गढ़ बन चुकी है और ये राहुल गांधी के प्रोत्साहन से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा, भारत का युवा देश के सम्मान के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहता है और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण देते हुए तिरंगे के सम्मान की बात वो कहते हुए दिखाई दिए। नितिन नबीन ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है। कांग्रेस के सांसदों ने किया, प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर आने के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने घिनौना खेलने का प्रयास किया, जो हरकत करने की साजिश की थी, वो उनकी सोच को दिखाता है। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल की कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलिज्म की गढ़ बन चुकी है और ये गढ़ कोई और नहीं, राहुल के प्रोत्साहन से चलती है। क्योंकि भारत का युवा किसी भी हाल में भारत के सम्मान के लिए अपनी हर कुर्बानी देता है। आप चंद्रशेखर आजाद से तुलना करते हैं, आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद ने भारत के तिरंगे के सम्मान के लिए फांसी पर लटक गए, पर भारत का सम्मान झुकने नहीं दिया। पर आपके लोग, जब पूरा भारत गर्व कर रहा था, जब पूरा भारत AI समिट के माध्यम से विश्व को संदेश दे रहा था, उस समय आपने भारत के उस संदेश को चोट पहुंचाने का काम किया। और आप कहते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं, ये कांग्रेस आजादी वाली कांग्रेस नहीं है मित्रों, ये पूरी तरह से इटालियन कांग्रेस हो गई है, जिसमें भारत का कोई तत्व अब नहीं बचा है। ये केवल इटालियन कांग्रेस के तत्व से काम कर रही है, क्योंकि भारत के संस्कारों में पला हुआ व्यक्तित्व, भारत के संस्कृति में पला हुआ
व्यक्तित्व इस मिट्टी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं कर सकता। ये मिट्टी की गद्दारी कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से ये इटालियन कांग्रेस कर रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।